हाँ बेटा, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। आवर्त सारणी के अंदर जो टॉपिक चल रहे थे बेटा, पिछली बार मैंने आपको संभारिक, सम न्यूट्रिनो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साथ साथ मैंने आपको पहला जो आवर्तीयता के अंदर बताया था, और वो बताया था बेटा मैंने एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था बेटा, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या के बारे में, आकार के बारे में अपन को बात हुई थी। तो मैंने एक बात बताई थी बेटा कि परमाणु त्रिज्या को आप लोग सीधे तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु को विलगित करना एक तरह से असंभव कार्य है। तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एटॉमिक रेडियस है तो बेटा इसके भी तीन भाग हैं। पहला मैंने आपको बताया था बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। पहला क्या था? सहसंयोजक त्रिज्या, जिसको कोवैलेंट रेडियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, कोवैलेंट सहसंयोजक त्रिज्या। और सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा के रूप में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई किसी सहसंयोजक यौगिक में या एकल बंध से, हम बोले एकल बंध से जुड़े हुए सहसंयोजक, एकल बंध से जुड़े हुए सहसंयोजक यौगिक अणु में, दिख देना, सहसंयोजक अणु में दोनों परमाणुओं की अंतरा नाभिकीय दूरी का आधा उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। तो बेटा सहसंयोजक त्रिज्या की अपन बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है कि सिस्टम में अलग अलग बैठता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपन करना चाहेंगे भाई सहसंयोजक त्रिज्या, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दो परमाणु, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पिछले में Cl2 का और H2 का। ठीक है बेटा, वो उसको मैं वापस लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक Cl परमाणु को इस प्रकार जमाया और एक को इस प्रकार से जमाया। यहाँ से यहाँ तक इसकी नाभिक है, ये इसकी नाभिक, तो इस नाभिक को यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलोगे? अंतरानाभिकीय दूरी। ठीक है बेटा, अंतरानाभिकीय दूरी। अब इस अंतरानाभिकीय दूरी का अपन यदि आधा कर दे, आधा का मतलब अपन ने यहाँ से यह कर दिया भाई, ये वाला, ये दूरी का आधा कर दिया, इसी को बोला जाता है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। क्या बोलोगे इसको? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, इसमें मैंने Cl2 के लिए, क्लोरीन के लिए मैंने आपको बताया था बेटा 99 pm पिकोमीटर, जिसको 10⁻⁻, या फिर हम कह सकते हैं इसको 0.99 एंगस्ट्रॉम, जो 10⁻10 के हिसाब से रहता है। H2 के लिए मैंने यही मान बताया था अलग, इसका बताया था 37 pm। कितना बताया बेटा? 37 pm। तो यहाँ पर ये इसकी सहसंयोजक त्रिज्या है। अब इसकी बात करें क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन के अंदर ये वाली जो कंडीशन है, ये जो होता है, ये वाला मान, ये बेटा 198 pm होगा पिकोमीटर। और हाइड्रोजन के अंदर जो होगा ये बेटा 74 pm होता है। तो मतलब है कि एकल बंध से जुड़े हुए सहसंयोजक अणु में दोनों परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा भाग जो होगा, उसी को क्या बोलोगे आप लोग? सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से जाना जाएगा। फिर मैंने ये मान बताई थी। फिर दूसरी बात, यदि कोई ऐसा यौगिक अणु है जिसके अंदर द्विबंध है और ट्रिपल बंध है। ठीक है बेटा, अब मैं कहने का मतलब मैं आगे चल रहा हूँ इसको परिभाषा को लेने के बाद, कि नोट करके अपन बोले, यदि कोई ऐसा अणु है, जैसे कार्बन द्विबंध कार्बन और कार्बन ट्रिपल बंध कार्बन। यहाँ पर अपन यदि कार्बन द्विबंध कार्बन की बात करें और इसकी बात करें तो कार्बन द्विबंध की जो त्रिज्या है वो बेटा 67 pm है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 60 pm। ये जो त्रिज्या है इसको आप लोग, यदि कोई ऐसा अणु है जैसे ये, तो ये जो त्रिज्या है उसे सहसंयोजक त्रिज्या
नहीं कहेंगे, ये ध्यान रख लेना, कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंध है, द्विबंध है, कार्बन कार्बन के मध्य कहेंगे, और एक ट्रिपल बंध है। जब कार्बन कार्बन द्विबंध आता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 67 pm है, और ये क्या है, ट्रिपल बंध की कंडीशन के अंदर वो 60 pm होती है। तो ये बेटा देख, पहली वाली त्रिज्या आपकी क्या हो गई, खत्म हुई एटॉमिक रेडियस के अंदर, परमाणु त्रिज्या के अंदर सहसंयोजक त्रिज्या। अब जो दूसरी त्रिज्या है वो त्रिज्या का है बेटा वान डर वाल त्रिज्या। कौन सी, नंबर 2, वान डर वाल्स त्रिज्या। अब वान डर वाल्स एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा। ये जो त्रिज्या है मुख्य रूप से अक्रिय गैसों में होती है बेटा, ये वाली त्रिज्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है जब परिभाषा लेंगे कि जब किसी अक्रिय ठोस गैस के अणुओं को पास रखते हैं तो दोनों अणुओं के परमाणुओं की अंतरानाभिक दूरी के आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है, ठीक है बेटा। तो बेटा ठोस अवस्था में लेना है, कहने का मतलब है कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये एक अणु है, कौन है बेटा, एक अणु है, यहाँ पर ये एक अणु है, फिर इसके बाद ये दूसरा अणु ले लें इसका। तो मैंने आपको क्या बताया, जब किसी अक्रिय गैस के और दो अणुओं को पास रखते हैं, दो अणुओं को, यहाँ लिख सकते हैं दो अणुओं को पास रखते हैं, क्या लिखेंगे, दो अणुओं को पास रखते हैं, तो दोनों अणुओं के परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाएगा। देखो बेटा, ये अलग अलग अणु, ये अलग अणु, तो यहाँ पर इसकी और इसकी ये अंतर्नाभिकीय दूरी है, क्या है, अंतर्नाभिकीय दूरी। और एक की बात कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, देखो बेटा सुनो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको ये दिखाई दे रही है बेटा, देखो ये वाली, और एक दूरी हो गई बेटा ये वाली। यहाँ जो ये भी अलग अणु है और ये भी एक अलग अणु है, ठीक। अब ये अलग अणु है तो ये वाली जो त्रिज्या है, क्योंकि इस अणु का एक परमाणु और इस अणु का एक परमाणु, दोनों परमाणु जो पास में सटे हुए हैं उनकी अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा है, तो इस त्रिज्या को बोला जाएगा वान डर वाल त्रिज्या। क्या बोलोगे, वान डर वाल त्रिज्या के नाम। अब इस अणु के परमाणु और इस अणु के परमाणु, तो मैंने इस अणु के परमाणु को इसका आधा भाग किया, तो इस त्रिज्या का नाम है सहसंयोजक त्रिज्या। इस चीज को ध्यान रख लेना, यदि एक ही अणु के परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा लोगे तो उसको सहसंयोजक त्रिज्या बोलोगे। और जब किसी ठोस अवस्था में दो अणुओं को यदि अपन पास रख रहे हैं, तो पास रखने की कंडीशन के अंदर यदि अपन बात करें तो दोनों परमाणु, जो दोनों अणु हैं, उनके एक एक परमाणु की अंतर्नाभिकीय दूरी, ये वाली कौन सी दूरी है, अंतर्नाभिकीय दूरी इस वाले की, तो इस अंतर्नाभिकीय दूरी को नाभिकीय दूरी का जो आधा होगा उसी को वान डर वाल त्रिज्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें कि भाई वान डर वाल त्रिज्या की बात कि Cl2 की वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल जो त्रिज्या है वो बेटा 180 pm होती है। कितनी होती है, 180 pm वान डर वाल त्रिज्या। ये वान डर वाल त्रिज्या, यदि अपन इसकी सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी बताई थी बेटा आपको, ये इसकी 99 pm होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की जो वान डर वाल जो त्रिज्या है वो होती है बेटा 120 pm। क्या होती है, 120 pm। लेकिन हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या है वो होती है बेटा 37 pm। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वान डर वाल त्रिज्या का जो मान है वो सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तो मतलब अक्रिय गैसों में होता है बेटा ये, जब किसी अक्रिय ठोस गैस के दो अणुओं को पास रखते हैं तो दोनों अणुओं के
परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाएगा। एक अणु तो ये रहा बेटा, दो परमाणुओं का, एक अणु ये रहा। यदि एक ही अणु के परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा है तो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी, और अलग अलग अणुओं के परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा है तो उसको बोलोगे बेटा आप लोग वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्लोरीन की वान डर वाल त्रिज्या 180 pm होती है, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या 99 pm। इसी प्रकार हाइड्रोजन की जो आप लोगों की त्रिज्या है कौन सी, वान डर वाल 120 pm होती है, और यह कैसे कौन सी होती है बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो फिर अगला जो त्रिज्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग चित्र बना लेना। हीलियम का एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, नियोन का एग्जाम्पल ले सकते हो। नियोन क्या है, एक परमाणु होता है, इसलिए आप लोग इसके अलग अलग अणुओं के परमाणुओं का आधा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर 3 है वो है बेटा धात्विक त्रिज्या। कौन सी, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या जिसको बोलोगे मेटालिक रेडियस। क्या बोलोगे, मेटालिक रेडियस के नाम। तो मतलब अब परिभाषा में बोले किसी धातु में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश ब्रैकेट के अंदर लिखो इलेक्ट्रॉन अभ्र लिख देना। अभ्र का मतलब बादल होते हैं बेटा, है ना। किसी धातु में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को उस धातु की धात्विक त्रिज्या कहते हैं बेटा, धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ धात्विक त्रिज्या की अपन बात करना चाहें तो धात्विक त्रिज्या, यदि हम कहें कि धात्विक त्रिज्या का जो मान अपन किसी की पोटेशियम के लिए लें, किसी के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि कोई ये धातु है और यहाँ पर अपन ये नाभिक है और ये बेटा इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन अभ्र। ये इलेक्ट्रॉन अभ्र का मतलब क्लाउड्स, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है नाभिक से बाह्यतम कोश की, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, उसी को बोलोगे आप लोग धात्विक त्रिज्या। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसको बेटा इलेक्ट्रॉन कर्नेल बोला जाता है। कर्नेल का मतलब होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व है अधिकतम हो, वो कर्नेल है। और कर्नेल में बाह्यतम कोश को, उसको दूरी को क्या बोलोगे, उसकी धात्विक त्रिज्या के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, देखो धात्विक त्रिज्या के बारे में अपनी बात हो गई। उसके बाद अब आप लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखे कि पोटेशियम के की जो धात्विक त्रिज्या होती है, धात्विक त्रिज्या का जो मान है वो होता है बेटा 2.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इसकी यदि अपन कौन सी बात करें, मेटालिक त्रिज्या की बात करें, कौन सी, मेटालिक मतलब धात्विक त्रिज्या की बात होगी, सॉरी। अब के की यदि अपन बात करें कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या की अपन बात करें तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो मान होता है वो बेटा 2.03 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मतलब कहने का आप समझ में आ गए होगा, सबसे अधिक बड़ी जो त्रिज्या होती है वो वान डर वाल त्रिज्या होती है, उससे छोटी धात्विक त्रिज्या होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर अपनी परिभाषा हो चुकी है। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो परमाणु त्रिज्या है उसका घटता है बढ़ता क्रम लिखेंगे, अर्थात हमने नोट डाल के लिखेंगे परमाणुीय त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का क्रम लिखेंगे अपन। अब परमाणु त्रिज्या के क्रम की अपन बात करें, देखो बेटा यहाँ सबसे पहली बात है कि भाई सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है वो होती है बेटा वान डर वाल त्रिज्या। कैसे होती है, वान डर वाल त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। उससे छोटी जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा धात्विक त्रिज्या। कौन सी, धात्विक त्रिज्या। और उससे छोटी होती है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से जाना जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो बड़ी त्रिज्या है
वो है बेटा वान डेर वाल त्रिज्या, जो मुख्य रूप से अक्रिय गैसों के लिए है। किसके लिए? अक्रिय गैस जो भी ये किस अवस्था में होनी चाहिए? ठोस में होनी चाहिए। ये धात्विक त्रिज्या किसके लिए होती है? ये धातुओं के लिए है। किसके लिए? धातुओं के लिए। और सहसंयोजक त्रिज्या क्या है बेटा? वो है बेटा सह संयोजक यौगिकों के लिए। तो ये आप लोगों की बेटा त्रिज्या के बारे में बात थी। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अब अगला जो टॉपिक है कि भाई परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार की अपन बात करें तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे, कहने का मतलब समझ में आ रहा कि मतलब ये है कि ये तो आपका वर्ग है और ये वाले क्या कहलाते हैं बेटा? आवर्त। यहाँ आवर्त, ठीक है, समझ लो पहले तो। और ये क्या कहलाता है? वर्ग। ठीक, जब अपन जानते हैं कि बेटा एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो आप लोग देखते हो कि 2 है, 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक कोष में। कोष कौन कौन से होते हैं? K, L, M, N और O। समझ भाई? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो बेटा सुनो, परमाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं इस प्रकार के मानो। सबसे पहली बात है कि आप लोग 2 चीज़ें यहाँ समझना है आप लोगों को कि नाभिक और बाह्यतम कोष। कहने का मतलब नाभिकीय आवेश के बारे में सबसे पहले आप पढ़ोगे। नाभिकीय आवेश हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे? नाभिकीय आवेश। अब सुनो, नाभिकीय आवेश का मतलब होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे ही नाभिकीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी परमाणु, परिभाषा लिख रहे हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी नाभिक के द्वारा आकर्षित करने की क्षमता को नाभिकीय आवेश कहते हैं बेटा, आवेश कहते हैं। तो सुनो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने के लिए नाभिक के द्वारा आकर्षित करने के लिए आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे नाभिकीय आवेश कहते हैं। सुनो बेटा, जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे, क्या चलोगे बेटा? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो बेटा कंडीशन है तो नाभिकीय आवेश में क्या होती है बेटा? यहाँ पे कमी। जब नाभिकीय आवेश में कमी होगी तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या अर्थात परमाणु आकार में वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरी बात, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो उस कंडीशन के अंदर जब एक ही कोष में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में क्या होती है बेटा? वृद्धि। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार में होगी कमी। और यहाँ पर नीचे चलोगे तो होगी बेटा कौन सी होगी? यहाँ पे ये वृद्धि होने वाली है। तो बेटा समझो पहली बार कि वर्ग और आवर्त के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि जब एक आवर्त में क्या लिखेंगे बेटा? या वर्ग में। सबसे पहले सुनो बेटा, सामान्य सी बात है, जैसे आप लोग कहीं खाना खाने जा रहे हो, ठीक, खाना खाने जा रहे हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लड्डू मानो। क्या मानो? लड्डू। यदि खाने वाला है तो एक एक लड्डू खा रहा है तो एक एक लड्डू को वो आसानी से खाएगा तो उसके पेट में गया लड्डू, पूरा हो गया। अर्थात हमारा पेट नाभिक मानो और लड्डू को इलेक्ट्रॉन मानो, अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ा तो कमी हुई। ठीक है। अब आपको 2 लड्डू दिए, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चले फिर 8 दिए, फिर 8 दिए, फिर 18 दिए, फिर 18 दिए और फिर 32 दिए, तो बेटा इनको खाना क्या हो गया? असंभव। जब असंभव होगा तो नाभिकीय आवेश में क्या होगी बेटा? कमी। और नाभिकीय आवेश में कमी होती है तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार में क्या होती है बेटा? फिर वृद्धि हो जाती है। तो बेटा सुनो, इसमें आप सबसे पहला पॉइंट डालेंगे वर्ग। क्या डालेंगे? आवर्तिता। हम बात कर रहे हैं वर्ग, हेडिंग डालो वर्ग। वर्ग में परमाणुवीय आकार, वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या या आकार बोलो, परमाणु त्रिज्या परमाणुवीय आकार। ठीक। जब क्या लिखेंगे? जब एक वर्ग में
जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है जिसके कारण नाभिकीय आवेश, मैंने बोला एक साथ 2 लड्डू फिर 8 लड्डू फिर 18 लड्डू, तो इतने लड्डू खा सकते हैं कि एक साथ ही यूं ठूस दो, समझ भाई। तो वहां पर अपने खाने की जो क्षमता है वो कम हो गई, अर्थात नाभिकीय आवेश घट गया। तो चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है जिसके कारण नाभिकीय आवेश में कमी होती है। अब भाई कमी हो गई तो भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आवेश में कमी होती है जिसके कारण परमाणु है आकार में वृद्धि होती है बेटा। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब जैसे फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए में कौन से है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो सबसे छोटा आकार जो वर्ग में ऊपर से, उससे बड़ा लिथियम का, उससे बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अपनी आवर्त सारणी की अक्रिय गैस, अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का आकार सबसे बड़ा है वैसे देखा जाए, लेकिन यदि देखा जाए तो फ्रांसियम का आकार और बड़ा है। ये कोई सा भी वर्ग उठा के दे लो आप, सेकंड ए ले लिया, सेकंड ए में तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, तो बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहाँ पर ये रेडियम। ठीक है बेटा, तो ये क्रम है। आप लोग किसी भी वर्ग को उठाओ और उठाने पर बात है कि जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है जिसके कारण नाभिकीय आवेश, क्या बेटा? जिसके कारण नाभिकीय आवेश में क्या होती है? कमी, और कमी होगी तो उसके परमाणु आकार में क्या होती है बेटा? वृद्धि। ताकत बढ़ गई, कहने का मतलब आकार बढ़ गया, और आकार बढ़ गया, नाभिकीय आवेश जब कम होगा तो ही आकार में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो ये बातें बिल्कुल सरल सी है, मैंने आपको नाभिकीय आवेश की परिभाषा दे दी। और उसके बाद एक चीज और आती है कि भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में अपन बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है आवर्त लेंगे, आवर्त से पहले एक टॉपिक और चलेगा और उसका नाम है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको जेड इफेक्टिव बोला जाता है। क्या बोलोगे इसको? जेड इफेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब आप लोग जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए आप लोगों को धन्यवाद।